नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव की यात्रा पर एक विवाद खड़ा हो गया है। कानपुर देहात जिला स्थित उनके गांव की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम किया गया और सड़क परिवहन को कई जगहों पर रोक दिया गया। इस वजह से कोरोना से पीड़ित एक महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे उसकी मौत हो गई। राष्ट्रपति ने इस पर गहरी संवेदना जताई है और पुलिस प्रमुख ने पीड़िता के परिजनों से माफी मांगी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का गठबंधन कांग्रेस के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस उस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसका उद्देश्य वर्तमान सरकार को एक मजबूत विकल्प प्रदान करना है। बता दें, पवार के घर पर हुई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद ये चर्चाएं चलने लगी थी कि कांग्रेस को छोड़कर एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है, लेकिन इस दावे को शरद पवार, यशवंत सिन्हा खारिज कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने आज सत्य हिंदी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वर्तमान में एंटी बीजेपी मोर्चे की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कहा कि ये मोर्चा बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस मोर्चे से कांग्रेस को माइनस करना विपक्षी एकता के लिए घातक होगा। आप इस पूरे इंटरव्यू को सत्य हिंदी पर देख सकते हैं। किसानों ने आज देश भर में राज्यपाल के आवास पर पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा और विरोध प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखाया। आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर हरियाणा और पंजाब में कई शहरों में किसानों ने प्रदर्शन किया। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डीएमआरसी ने येलो लाइन रूट के 3 स्टेशन विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा को सुबह 10 बजे से दिन में 2 बजे तक एहतियातन बंद कर दिया था। किसान आंदोलन को लेकर अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और साथ ही बात करने को कहा है। तोमर ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं सभी किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए भी तैयार है और उसका निराकरण करने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही तोमर ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए हैं। किसान आंदोलन फिर से तेजी पकड़ने लगा है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख आदमी तैयार हैं। आज तक की खबर के अनुसार उन्होंने एक बैठक करने के बाद कहा कि ये 2 बातें तय हुई हैं। 9 को शामली से एक यात्रा निकाली जाएगी जो कि बागपत होते हुए सिंघू पर जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। वहीं दूसरी यात्रा 24 जुलाई को निकलेगी, जो कि बिजनौर से चलेगी और फिर मेरठ रुकेगी। उसके बाद गाजीपुर आएगी। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली जाने की तारीख तय नहीं हुई है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनकी पार्टी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण बहाल करेगी। नहीं किया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फडणवीस ने यह बात ओबीसी कोटा की बहाली के लिए नागपुर में भाजपा के चक्का जाम आंदोलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। इसके साथ ही फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी पर आरोप लगाया कि वो ये कहकर लोगों को गुमराह कर रही है कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अब दलितों को भी साधने में लग गई है। इसलिए मायावती को स्मारकों और मूर्तियों के लिए घेरने वाली बीजेपी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस स्मारक के लिए जमीन को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जून को लोक भवन सभागार में इसका शिलान्यास करेंगे। सरकार के इस बड़े फैसले के तहत अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर में बाबा साहेब की 25 फुट की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक वो चुनाव में भाग नहीं लेंगी। महबूबा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि अनुच्छेद 370 और 35A कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केंद्र सरकार उनको थाली में रख कर देगी, लेकिन आपको कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। महबूबा ने कहा कि वो संघर्ष करेंगी और जब तक हम इसमें सफलता नहीं पा लेते गुपकार गठबंधन साथ रहेगा। महबूबा ने कहा कि जो संविधान में उनको दिया गया था वो उनको वापस चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू कश्मीर के 14 वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के एक दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को अनुच्छेद 370 को हटाने के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है। हम लोगों को ये कहकर मूर्ख नहीं बनाना चाहते हैं कि हम इन वार्ताओं में 370 वापस ले लेंगे। ये उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण होगा कि 370 वापस आ जाएगा,
वर्तमान सरकार द्वारा इसे बहाल करने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को छोड़ दिया है, इस पर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि गुरुवार की बैठक में इसे नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे छोड़ दिया है। हम इसे कानूनी, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाएंगे। हम योजना पूर्वक तरीके से लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं, जहां हमारे पास अधिकतम मौके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत के मुद्दे पर चल रहे विवाद में शनिवार को एक दिलचस्प मोड़ आया। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि दिल्ली ने जरूरत का 4 गुना ऑक्सीजन मांगा था। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि दिल्ली ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट है, हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। क्या जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर बताया गया था? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कहना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया का ये कहना बेहद अहम इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे पर दिल्ली में जमकर राजनीति चल रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर शहीद पुलिस अफसर हेमंत करकरे के खिलाफ जहर उगला है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हेमंत करकरे देशभक्त नहीं है। हेमंत करकरे ने मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। भोपाल के सीहोर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रज्ञा ने शुक्रवार को कहा कि एक इमरजेंसी जैसे हालात 2008 में भी बने थे, जब मालेगांव बम धमाकों में मुझे जेल के अंदर किया गया था। हेमंत करकरे को, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो देशभक्त हैं वे उसे देशभक्त नहीं कहते। उसने मुझे पढ़ाने वाले आचार्य की उंगलियां तोड़ दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित 5 जगहों पर छापेमारी के बाद अब ईडी ने उनके निजी सचिव सचिव पलांडे और सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने कहा कि देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 85 मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 9 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़े के अनुसार 24,961 हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।